बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम रेशो फार्मूला के रेलिवेंट एक्सरसाइज 4.1 के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। स्टेटमेंट इज फाइंड द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग द जॉइन ऑफ ए एंड बी। ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स, हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं ताकि हम समझ सकें कि हमें क्या करना है। हमें बताया गया है दो पॉइंट्स के बारे में। हम दो पॉइंट्स चूज कर लेते हैं, ए और बी। यहां पर हम फर्ज कर लेते हैं कि है पॉइंट ए और यहां पर है पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास बन गया लाइन सेगमेंट ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -1,4 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,2। हमें ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होगा? तीन हिस्से या तीन बराबर हिस्से? द आंसर इज तीन बराबर हिस्से। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्से, ट्राइसेक्ट का मतलब तीन बराबर हिस्से। और इस पैटर्न पर आप समझ जाए कि टेट्रासेक्ट या पेंटासेक्ट का मतलब क्या होगा। अब स्टूडेंट्स, यहां पर हमें ट्राइसेक्ट करना है इस लाइन सेगमेंट ए बी को। तीन बराबर हिस्सों में इसे तकसीम करना है, तो हम रफली चूज करते हैं दो पॉइंट्स के दो तीन बराबर हिस्से बन जाएं इस लाइन सेगमेंट के। हम फर्ज करते हैं कि यहां पर होगा एक पॉइंट और एक पॉइंट होगा यहां पर। इन दो पॉइंट्स को हम लेट करते हैं कि नाम है इनके सी और डी। हमें सी और डी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। अब हमें फर्ज करें अगर सी के ऊपर पहले वर्किंग करनी है तो हमें देखना होगा कि सी लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशो से डिवाइड कर रहा है। शाबाश, सी किस रेशो से डिवाइड कर रहा है? ये तीन बराबर हिस्से हैं। सी, ए से सी और सी से बी रेशो क्या बन रही है? शाबाश जी, यहां पर इसको हम कहेंगे 1। चूंकि ये तीन बराबर हिस्से हैं, ये भी 1, सी से डी भी 1 और डी से बी भी 1। अब सी लाइन सेगमेंट ए बी को 1 रेशो 2 से डिवाइड कर रहा है। चूंकि इसके एक तरफ एक हिस्सा है और दूसरी तरफ दो हिस्से हैं, सो सी इज डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट ए बी इंटू 1:2। और अगर हम बात करें डी की, तो डी किस तरह से लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है? द आंसर इज 2:1 से। स्टूडेंट्स, जब हमें सी मिल चुका होगा तो सी और बी का मिड पॉइंट होगा डी। हम मिड पॉइंट के तौर पर भी डी को फाइंड आउट कर सकते हैं, सी और डी बी के मिड पॉइंट के तौर पर। सो हम पहले सी के ऊपर वर्किंग करते हैं। हम यहां लिखेंगे रेफर टू रफ डायग्राम। रेफर टू रफ डायग्राम। अब आप ये भी सोच रहे होंगे आप में से बहुत स्टूडेंट्स के मैंने रफ डायग्राम क्यों लिखा। स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम है ये अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्ट स्केल या एग्जैक्ट एक्स वाई प्लेन के मुताबिक नहीं है। क्यों? अब यहां पर देखें, y कोऑर्डिनेट है 4, इसका y कोऑर्डिनेट है 2। दिस पॉइंट शुड बी एट हायर लेवल देन b। एक्स वाई प्लेन के एक्चुअल रेफरेंस से अगर हम देखें तो इस पॉइंट को हायर लेवल पर होना चाहिए, जबकि इस वक्त ये ए और बी बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं। सो ये एक जस्ट रफ डायग्राम है ताकि हम अपने प्रॉब्लम को समझ सकें और उसे सॉल्व कर सकें। हमें एक्स वाई प्लेन बनाकर इतना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। रेफर टू रफ डायग्राम। लेट सी एंड डी ट्राइसेक्टिंग join of A and B। C और D ट्राइसेक्ट कर रहे हैं A और B लाइन सेगमेंट को। अब स्टूडेंट्स, पहले हमने C पर वर्किंग करनी है। हम यहां लिखेंगे फाइंडिंग C।
अब सी पर वर्किंग करने के लिए हमने अभी बात की कि जो सी है ये लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 से डिवाइड कर रहा है। हम यहां लिखेंगे हेयर सी इज डिवाइडिंग ए बी लाइन सेगमेंट इन 1:2 इंटरनली। अब इंटरनली मैंने कैसे लिख दिया ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं रेशो फार्मूला में। आप देखें ए से सी की तरफ डायरेक्शन और फिर सी से बी की तरफ डायरेक्शन क्या सेम है? द आंसर इज यस। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो फिर हम कहते हैं कि एक्सटर्नल डिवीजन हो रही है। यहां पर डायरेक्शन सेम है, ए से सी की तरफ और सी से बी की तरफ डायरेक्शन सेम है। अब एक्सटर्नल डिवीजन में आपको वो भी रिकॉल करवा देता हूं। स्टूडेंट्स, आप फर्ज करें कि हमारा लाइन सेगमेंट है ए सी और डी जो है ये लाइन सेगमेंट ए सी को डिवाइड कर रहा है। अब ए से डी की तरफ डायरेक्शन और डी से सी की तरफ डायरेक्शन अगर आप देखें तो ये अपोजिट डायरेक्शन है। इस सूरत में हम कहते हैं कि ये जो डिवीजन है ये एक्सटर्नल है। और वैसे भी आपको डी जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट ए सी से बाहर की जानिब नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स, हमें पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स यहां पर मालूम करने हैं। मैंने आपको कंसेप्ट बताया था रेशो फार्मूला का। रेशो फार्मूला आपको एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट को याद रखें। अब कंसेप्ट क्या था कि अगर आपको पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं तो यहां पर आपके पास रेशो है 1, यहां पर रेशो है 2। ये जो 1 है ये मल्टीप्लाई होगा इस x कोऑर्डिनेट के साथ प्लस यहां से 2 मल्टीप्लाई होगा इस x कोऑर्डिनेट के साथ डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज। आपको पॉइंट सी का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और यही लॉजिक आप यूज करेंगे y कोऑर्डिनेट के लिए। 1 into 2 प्लस 2 into 4 डिवाइडेड बाय 1 plus 2, ये आपके पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। मैं यहां पर लिखता हूं c xy इज इक्वल टू 1 into 6 प्लस 2 into 4, ये आपकी दूसरी रेशो -1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज दैट इज 1 plus 2। और दूसरी तरफ 1 into 2 y कोऑर्डिनेट के लिए प्लस 2 into 4 डिवाइडेड बाय 1 plus 2। सिंप्लीफिकेशन करते हैं यहां पर 6 minus 2 डिवाइडेड बाय 2 plus 1 is 3 और यहां पर 2 plus 8 डिवाइडेड बाय 3। सिक्स माइनस 2 is 4 by 3 और यहां पर 8 plus 2 is 10 by 3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं पॉइंट डी की जानिब। पॉइंट डी को अगर हम देखें तो ये लाइन सेगमेंट ए बी को 2:1 से डिवाइड कर रहा है। सो सिंपल वर्किंग बिल्कुल इसी पैटर्न में हम लिखते हैं फाइंडिंग डी। Here D is dividing AB in 2:1। लेफ्ट साइड पर अब 2 सेगमेंट्स आ गए, राइट साइड पर एक सेगमेंट है। D अब 2:1 से डिवीजन हो रही है तो हम लिखेंगे 2 into 6 प्लस 1 into -1 डिवाइडेड बाय 2 plus 1। उसके बाद 2 into y कोऑर्डिनेट के लिए 2 into 2
प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। 6 2s are 12, 12 minus 1 divided by 3, और यहां पर 2 2s are 4, 4 plus 4 is 8, 4 plus 4 divided by 3। 12 minus 1 is 11 by 3, और यहां पर 8 by 3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स के हवाले से मैंने आपको यह भी बताया था कि आप इसे सी और बी के मिड पॉइंट के तौर पर भी मालूम कर सकते हैं बआसानी। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स जैसे इस प्रॉब्लम नंबर 18, स्टेटमेंट इज फाइंड द पॉइंट्स दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। स्टूडेंट्स यहां पर बात की जा रही है पॉइंट्स ए और बी की, इन दोनों को एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है। हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं जो लाइन सेगमेंट ए और बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हों। स्टूडेंट्स इसकी भी रफ डायग्राम पहले बना लेते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। हमें इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स कितने पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे? शाबाश, हमने लास्ट प्रॉब्लम में ट्राइसेक्ट किया एक लाइन सेगमेंट को, तो हमें 2 पॉइंट्स मिले थे। यहां पर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, हमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे। इससे आप एक लॉजिक भी बना सकते हैं कि अगर हमें 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है एक लाइन सेगमेंट को, तो वहां पर हमारे पॉइंट्स की तादाद क्या होगी? जी 99 हमारे पॉइंट्स की तादाद होगी। अगर हमें n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो पॉइंट्स की तादाद n-1 होगी। स्टूडेंट्स ये पॉइंट याद रखिएगा, ये आपके एमसीक्यूज में आपको काम आ सकता है। यहां पर अब हमें 4 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स 4 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है तो आप पहले इसके 2 बराबर हिस्से कर लें। ये हम फर्ज करते हैं कि इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। ये 2 बराबर हिस्से हो गए। अब हमें 4 हिस्से करने हैं, तो हर 2 हिस्सों का हम फर्दर 2 हिस्से बना देते हैं, और यहां पर भी हम फर्ज करते हैं कि ये पॉइंट है पॉइंट सी, ये पॉइंट है पॉइंट डी, और ये पॉइंट है पॉइंट ई। अब स्टूडेंट्स ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि पॉइंट सी लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशो से डिवाइड कर रहा है? शाबाश, लास्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं, आपको यहां बताना चाहिए पॉइंट सी लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशो से डिवाइड कर रहा है। द आंसर इज 1:3। 1, 2 और 3 ये चूंकि बराबर हिस्से हैं तो 1:3, और ये डिवीजन इंटरनल डिवीजन है, चूंकि पॉइंट सी ए और बी के दरमियान में आ रहा है। ए से सी और सी से बी डायरेक्शन सेम है, सो सी इज डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन रेशो 1:3। स्टूडेंट्स अब जरा लॉजिक भी सोचें कि पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स किस तरह से आएंगे। शाबाश, मैं जरा यहां पर लिख देता हूं, यहां पर 1 और इस हिस्से के लिए 3। सी के कोऑर्डिनेट्स, सी का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? शाबाश जी, रेशो फार्मूला की लॉजिक, रेशो फार्मूला का कंसेप्ट, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए 1 को आप x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा x1 के साथ, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज 1 + 3। इसी तरह y कोऑर्डिनेट 1 × y2 प्लस 3 × y1 डिवाइडेड बाय 1 + 3। स्टूडेंट्स सी को हम इस तरह से मालूम कर लेंगे,
अगर E मालूम करना हो तो रेशो क्या हो जाएगी? शाबाश, E के लिए रेशो 3:1 हो जाएगी। इस साइड पर आ जाएगा 3 और इस साइड पर आ जाएगा 1। 3 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 x कोऑर्डिनेट, और इसी तरह 3 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा E का। स्टूडेंट्स, D जो है ये कैसे मालूम करेंगे? अगर हमें A और B की बेस पर D फाइंड आउट करना है तो D कैसे फाइंड आउट होगा? शाबाश जी, D के लिए रेशो क्या बनेगी? इस साइड पर 2 सेगमेंट्स और इस साइड पर भी 2 सेगमेंट्स हैं बराबर, तो 2:2, 2:2 यानी बराबर हमारे पास रेशो बन रही है। तो 2:2 को हम 1:1 भी कहते हैं। जब रेशो बराबर हो तो वो इनफैक्ट 1:1 ही कंसिडर होगी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। D जो है वो अगर 1:1 है या 2:2 है तो इसका मतलब है कि D जो है वो मिड पॉइंट है इन दो पॉइंट्स का, A और B का। तो D को आप मिड पॉइंट के तौर पर बआसानी मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं अब आपको C फाइंड आउट करके बता देता हूं। D और E के कोऑर्डिनेट्स आप खुद फाइंड आउट कीजिएगा। मैं यहां लिखता हूं वर्किंग में लेट, बल्कि पहले लिखेंगे हम रेफर टू रफ डायग्राम, लेट C, D and E are dividing AB line segment in 4 equal parts. अब हम C को फाइंड करेंगे। हम यहां लिखेंगे फाइंडिंग C। C is dividing AB line segment in 1:3 internally. So, C क्या? X कोऑर्डिनेट 1 इंटू x2 प्लस 3 इंटू x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज। अब y कोऑर्डिनेट 1 इंटू y2 प्लस 3 इंटू y1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया x2 प्लस 3x1 डिवाइडेड बाय 4, y2 प्लस 3y1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 दैट इज 4। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला बन गया। जनरल फार्मूला कैसे? जब भी कोई पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को 1:3 से इंटरनली डिवाइड कर रहा हो तो आप इस फार्मूला की मदद से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं। हम A के कोऑर्डिनेट्स को यहां पर x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसीडर कर रहे हैं। सो वहां पर जो भी आपके पास A और B के कोऑर्डिनेट्स होंगे, A के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 की जगह पर आ जाएंगे और B के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 की जगह पर आ जाएंगे, और आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे जो उस लाइन सेगमेंट को 1:3 से डिवाइड कर रहा होगा। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास अगर पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं तो उसके बाद आप पॉइंट D और पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स खुद मालूम कर सकते हैं। पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स अगर आप A और B की बेस पर मालूम करना चाहें तो आप जानते हैं कि रेशो आपकी बनेगी 1:1। इस साइड पर भी एक सेगमेंट, इस साइड पर भी एक सेगमेंट, यानी 2 बराबर सेगमेंट्स आ गए। और पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स के लिए आपकी रेशो होगी 3:1। स्टूडेंट्स, इसका जो रिमेनिंग जो हिस्सा है वो खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब।
Students, this is problem number 14. Statement is, find the point 3/5 of the way along the line segment from A to B. Students, पहले हम line segment from A to B बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या चाह रहा है। ये हमारे पास पॉइंट A, ये पॉइंट B, पॉइंट A और पॉइंट B। स्टूडेंट, स्टेटमेंट है फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे along the line segment from A to B। हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं जो from A to B 3/5 ऑफ द वे है। वो जो पॉइंट है वो A और B लाइन सेगमेंट को किस रेशो से डिवाइड कर रहा होगा? शाबाश, आपके ख्याल से 3:5। स्टूडेंट्स, आप गलत सोच रहे हैं। आप किस तरह गलत सोच रहे हैं, मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछता हूं, आप समझ जाएंगे। यहां पर लिखा है 3/5 ऑफ द वे। अगर मैं लिखूं हाफ ऑफ द वे, हाफ ऑफ द वे, अब हाफ को आप इस तरह भी लिखते हैं, तो क्या रेशो 1:2 बन रही होगी? द आंसर इज नो। हाफ ऑफ द वे का मतलब होता है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का हाफ। वो पॉइंट हाफ ऑफ द वे होगा, मिड में होगा। अगर वो पॉइंट मिड में होगा तो रेशो क्या बन रही होगी? रेशो बन रही होगी 1:1। 1:2 नहीं बनेगी हाफ ऑफ द वे के लिए। इसका मतलब जब इस तरह से 1/2 लिखा होगा तो इसका मतलब यह है कि आप 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करें उस लाइन सेगमेंट को, और जो न्यूमरेटर में आपके पास नंबर है उतने हिस्से गुजरने के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा। जब आप 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे तो इनफैक्ट आप मिड पॉइंट चूज करेंगे। अब एक हिस्सा गुजरने के बाद आपका वो पॉइंट P होगा जो हाफ ऑफ द वे फ्रॉम A टू B होगा। अब यहां पर अगर लिखा गया 3/5 ऑफ द वे, 3/5 ऑफ द वे का मतलब है कि आप इस लाइन सेगमेंट को 5 बराबर हिस्सों में तकसीम करें और 3 हिस्से गुजरने के बाद आपका पॉइंट P आ चुका होगा। अगर आप इसे 5 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे और 3 हिस्सों के बाद आपका पॉइंट आएगा तो एक तरफ 3 हिस्से और दूसरी तरफ 2 हिस्से होंगे, तो आपकी रेशो इनफैक्ट बनेगी 3:2। एक और आपको मिसाल देता हूं। अगर लिखा हो 2/3 ऑफ द वे, 2/3 ऑफ द वे, तो इसका मतलब होगा कि 3 बराबर हिस्से किए जाएंगे और 2 हिस्से गुजरने के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा। रेशो बनेगी 2:1। 3 बराबर हिस्से जब होंगे तो आप खुद सोचें कि पहले 2 हिस्से आप गुजर जाएंगे और फिर आपका एक हिस्सा दूसरी तरफ रहेगा, तो 2 रेशो बन जाएगी 2/3 ऑफ द वे के लिए। अब यहां पर 3/5 ऑफ द वे के लिए हम 5 बराबर हिस्से बनाएंगे। अब 5 बराबर हिस्से मैं एक पॉइंट यहां पर चूज कर रहा हूं, एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट यहां पर। अब 1, 2, 3, 4 और 5 हमारे पास बराबर हिस्से बन गए। अब हमारा पॉइंट है 3/5 ऑफ द वे, 1, 2, 3। यहां पर हमारा पॉइंट C मौजूद है। आप इसे पॉइंट P भी कह सकते हैं, पॉइंट C भी कह सकते हैं, आपको सिर्फ अल्फाबेट चेंज करना है। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 और यहां पर हमारे पास है 2। 3:2 से वो इनफैक्ट पॉइंट डिवाइड कर रहा होगा इस लाइन सेगमेंट को। स्टूडेंट्स, ये बेसिक कंफ्यूजन होती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए स्टूडेंट्स को। अब हमारे पास पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं -5, 8 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 3। इस रफ डायग्राम से आपको रेशो समझ आ चुकी है, हम इसे बआसानी अब सॉल्व कर सकते हैं। हम यहां लिखेंगे रेफर टू रफ डायग्राम। Let point C is 3/5 of the way, 3/5 of the way, 5 हिस्सों में से 3 हिस्से गुजरने के बाद हमारा पॉइंट C आ रहा है, is 3/5 of the way from A to B। A से B की तरफ जाते हुए 3 हिस्से गुजरने के बाद आ रहा है फ्रॉम A to B। सो नेक्स्ट बोर्ड पर लिखते हैं
C is dividing line segment AB in 3:2 internally. चूंकि पॉइंट C जो है ये A और B के दरमियान में आ रहा है, इनफैक्ट हम यहां लिखेंगे सो CXY. अब C के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं. अपनी क्रॉस लॉजिक हम यूज करेंगे. X कोऑर्डिनेट के लिए 3 × 5 प्लस 2 × -5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज. इसके बाद 3 × 3 प्लस 2 × 8 डिवाइडेड बाय 3 + 2. कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे. 3 5s are 15 minus 5 2s are 10. 3 + 2 is 5. 3 3s are 9 plus 8 2s are 16 divided by 5. C के कोऑर्डिनेट्स 15 minus 10 is 5. 5 divided by 5 is 1. और यहां पर 16 + 9 is 25. 25 divided by 5 is 5. So C के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 1,5. ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर. बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब. Students, this is problem number 15. Statement is, find the point P on the join of A and B that is twice as far from A as B is from A and lies. अब इसके बाद जो कुछ लिखा है वो मैं आपको अभी नहीं दिखा रहा हूं. स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं कि जो स्टेटमेंट हमें नजर आ रही है. Find the point P on the join of A and B that is twice as far from A as B is from A. स्टूडेंट्स, हमें पॉइंट P की लोकेशन में बताया जा रहा है कि पॉइंट P ट्वाइस एज फार फ्रॉम A है एज B इज फ्रॉम A. इस बात का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स, इस बात का मतलब है कि B का A से जो डिस्टेंस है, P का डिस्टेंस उसकी निस्बत डबल है. दोबारा सुन ले, जितना B से A का डिस्टेंस है, P का डिस्टेंस उस डिस्टेंस से डबल है. अब मैं A और B आपको पहले दिखाता हूं. फर्ज करते हैं कि A और B इस तरह से हैं. ये हमारे पास पॉइंट A और ये हमारे पास पॉइंट B. अब स्टूडेंट्स, A से B तक का डिस्टेंस हमारे पास ये आ गया. ये आ गया हमारा A से B तक का डिस्टेंस. हमें कहा गया है कि पॉइंट P जो है वो ट्वाइस एज फार फ्रॉम A है एज B इज फ्रॉम A. अब B से A तक का डिस्टेंस आपने देख लिया. P के बारे में कहा गया है कि वो ट्वाइस एज फार है. अब ट्वाइस एज फार कहां पर होगा? शाबाश जी, ट्वाइस एज फार के दो केसेस होंगे. एक केस तो ये हो सकता है कि P जो है वो इस साइड पर हो, P यहां पर होगा. अब जितना 20 का फासला है A से, P का फासला डबल हो गया. फर्ज करें कि अगर ये डिस्टेंस 5 है तो ये डिस्टेंस 10 हो गया. अब यही दूसरी साइड पर भी हो सकता है. यानी आप इस तरह से A और B बना लें और P जो है जितना ये डिस्टेंस है इसका डबल आप इस साइड पर बना लें. P यहां पर है. स्टूडेंट्स, ये दो केसेस है जो हमें 1 by 1 डिस्कस करने हैं. अब स्टूडेंट्स, दोनों सूरतों में अगर आप P के बारे में देखेंगे तो P इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को? द आंसर इज एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है. क्यों? अगर आप फ्रॉम A से लिखा गया है, A से P की तरफ जाएं तो डायरेक्शन ये है और P से B की तरफ आएं तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है. सो P इज डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट AB एक्सटर्नली. यहां पर
यही मामला है। ए से पी की तरफ डायरेक्शन ये है और पी से बी की तरफ डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों सूरतों में पी एक्सटर्नल डिवीजन परफॉर्म कर रहा है लाइन सेगमेंट ए और बी की। स्टूडेंट्स, हम इन दोनों केसेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमने जो यहां पर स्टेटमेंट को मुकम्मल नहीं किया था, एंड लाइज अब ऑन द सेम साइड ऑफ ए एज बी डज, यहां पर कहा गया है कि P जो है वो उसी साइड पर है जिस साइड पर B है। अब ये है पहला केस, P उसी साइड पर है जिस साइड पर B है। हम अब अपने सॉल्यूशन के अंदर ये वर्किंग कर लेते हैं। ये हमारे पास A, ये हमारे पास B। P is twice as far from A as B is from A। अब हम twice far बना लेते हैं P को, जितना डिस्टेंस ये है इतना ही डिस्टेंस हम आगे ले जाएंगे। यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया पॉइंट P। P is twice as far from A as B is from A। अगर ये डिस्टेंस 1 है तो ये डिस्टेंस 2 होगा। अब स्टूडेंट्स, मेरा सवाल आपसे यह है कि P किस रेशो से डिवाइड कर रहा है। हमने ये भी बात कर ली कि P एक्सटर्नल डिवीजन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये रेशो क्या बन रही है? शाबाश। A से P तक अगर हम इस तरह से शो करें, मैं रेड कलर में आपको शो करके दिखा रहा हूं, A से P ये दो सेम लेंथ के सेगमेंट्स हैं, तो ये हमारे पास बन गया 2, और फिर P से B ये हमारे पास 1। तो P is dividing line segment AB in 2:1 externally। ये हम यहां पर लिखते हैं, refer to rough diagram P is dividing AB in 2:1 एक्सटर्नली। ये एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, P हम मालूम करते हैं। सो इनटू A और B के कोऑर्डिनेट्स यहां पर लिख लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,4 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,6। 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, और y कोऑर्डिनेट के लिए 2 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। ये हमारा एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। फर्क क्या है? फर्क यहां पर हमारे पास माइनस साइन आ गया, पहले यहां पर प्लस था इंटरनल डिवीजन के केस में। सो हम इसे कैलकुलेट करते हैं। 2 5s are 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, 2 6 are 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1, 10 माइनस 1 इज 9 और 12 माइनस 4 इज 8। ये स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए कि अगर पॉइंट P उसी जानिब हो जिस साइड पर B है। अब हम दूसरे केस की तरफ आते हैं, अगर पॉइंट P अपोजिट साइड हो। स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड पार्ट, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ A एज B डज। अगर P जो है वो B के अपोजिट साइड पर हो, तो इस सूरत में भी हम जो है वो अगेन एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर पॉइंट A, यहां पर पॉइंट B। पॉइंट A और B के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 1,4 और B के कोऑर्डिनेट्स 5,6। अब ये फर्ज करें डिस्टेंस अगर 1 है तो P इसके अपोजिट साइड पर है, हम उसे अपोजिट साइड पर बना लेते हैं। ये डिस्टेंस 1 और यहां पर अप्रोक्सीमेटली हमारे पास होगा पॉइंट P।
रेफर टू रफ डायग्राम। P is dividing ए बी लाइन सेगमेंट इन, अब रेशो क्या बन रही होगी स्टूडेंट्स, यहां पर आपको जरा ध्यान से देखना है। ए से पी की तरफ अगर हमने ये डिस्टेंस 1 कंसीडर किया, फर्ज करें, तो ये डिस्टेंस डबल है। P इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए एज B इज फ्रॉम ए। अब ये डिस्टेंस डबल है तो ये तो हो गया 2। ए से P की तरफ तो रेशो हो गई 2। अब P से B, ए टू P और P से B अपोजिट डायरेक्शन एक्सटर्नल डिवीजन तो हो रही है। A से P की तरफ 2 और फिर P से B की तरफ 2 + 1 3, ये रेशो बन रही है 2:3 एक्सटर्नली। ये नुक्ता ध्यान से दोबारा से इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा समझ लीजिएगा। हम यहां लिखेंगे सो PXY। अब P हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। A से P की तरफ रेशो है 2। अब 2 जो है अगेन B के कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो 3 है वो A के कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस आएगा। 2 × 5 माइनस 3 × 1 डिवाइडेड बाय 2 - 3। अब Y कोऑर्डिनेट 2 × 6 माइनस 3 × 4 डिवाइडेड बाय 2 - 3। 2 5s are 10 - 3 डिवाइडेड बाय -1 और 2 6 are 12 - 12 डिवाइडेड बाय -1। अब स्टूडेंट यहां पर 10 - 3 इज 7, 7 डिवाइडेड बाय -1 इट विल बी -7 और 12 - 12 ये हो गया 0। 10 - 3 इज 7, 7 डिवाइडेड बाय -1 इज -7 और यहां पर आ गया 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमें हासिल हुए। स्टूडेंट्स इसी पैटर्न पर एग्जाम्पल नंबर 3 आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैंने आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, एग्जाम्पल को समझना आपके लिए आसान होगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद कंसेप्ट्स और उनके रेलेवेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।